हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो आज हम फिर से बात करेंगे करंट अफेयर्स का पार्ट 2, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश विशेष की हम बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स को। अब हम देखेंगे अक्टूबर 2022 की, तो उसके बाद देखेंगे नवंबर की, आपकी दिसंबर की, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हम मार्च तक की करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हम आज जो प्रस्तुत करेंगे वो क्या करेंगे, आपकी जो हमारी करंट जो रहेगी वो अक्टूबर 2022 की आज हमारी करंट यहाँ से रहेगी। ठीक है, मूव करते हैं पहले प्रश्न की ओर, यानी कि हमारे कब 2022 की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद में अप्रैल। उत्तर प्रदेश विशेष का एक वीक रहेगा हमारे साथ में। तो पहला प्रश्न आ रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़कर गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला और देश में 12वें स्थान प्राप्त किया है। यानी कि लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए गाजियाबाद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का पहला सबसे स्वच्छ शहर है, और देश के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 12वां सबसे स्वच्छ शहर हो गया आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद की बात करेंगे तो गाजियाबाद आपके हिंडन नदी के किनारे हैं। तो उत्तर प्रदेश के आपके नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद आपके कहां पर है, हिंडन नदी के किनारे हैं यहाँ पर। फिर प्रश्न बोल रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ आएगा, प्रयागराज आएगा, लखनऊ आएगा, वाराणसी आएगा, आगरा आएगा, कानपुर आएगा का नंबर है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो गाजियाबाद, उससे पहले लखनऊ था, लेकिन अब लखनऊ किस नंबर पर आ गया उत्तर प्रदेश में, तो 4th नंबर पर आपके लखनऊ आ गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो हमने देखा कि गाजियाबाद जो है हमारा किस नदी किनारे, आपके हिंडन नदी के किनारे है। इसमें नोएडा और आपका मेरठ भी किस नदी किनारे होगा, हिंडन नदी के किनारे होगा। एक शहर आपके अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो पूर्वी हिस्सा जो हमारा पड़ता था यहाँ पे आलमगीरपुर जो है वो भी आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जो किस नदी किनारे होगा, आपके हिंडन नदी के किनारे है हमारा ये स्थल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं, 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं वृद्धजन दिवस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। वृद्धावस्था, जो बूढ़े लोगों का जो अध्ययन होता है वो साइंस की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धावस्था क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वृद्धजन दिवस, वो हम कब बनाते हैं, वो हम बनाते हैं 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बनाते हैं यहाँ से। अगर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, देखते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो होगा वो कौन सा होगा। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो होगा वो क्या होगा, हमारा इंदौर होगा। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और आपका 6ठी बार खिताब जीता है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का। ये आपके भोपाल में है, भोपाल यानी कह सकते हैं आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सूरत ने खिताब जीता था, और उसके बाद विजयवाड़ा का 3रा नंबर है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो विजयवाड़ा जो है वो आपके कृष्णा नदी के किनारे पर है। सूरत की बात करेंगे तो ताप्ती रिवर, और अगर हम बात करेंगे इंदौर की तो सरस्वती व खान नदियों के संगम पर बना हुआ है। सरस्वती व खान नदियों के संगम पर, यानी कि जो आपका इंदौर है उसने लगातार 6ठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा आपके क्या है,
सूरत और तीसरा हमारा विजयवाड़ा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो गाजियाबाद सबसे प्रमुख शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण में। इसने क्या करा, लखनऊ को पीछे छोड़ दिया है। गाजियाबाद की अगर हमने बात की है तो वो हिंडन नदी के क्या है, आपके किनारे है गाजियाबाद। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि छठी रैंक हासिल किए हैं कौन, आपके इंदौर हर बार में। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर, उत्तर प्रदेश का बिजनौर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें गंगा शहरों के अंतर्गत तो बिजनौर जो है पहला स्थान रखता है। और वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी दूसरे स्थान पर है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर गंगा के किनारे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो बिजनौर जो है वो आपकी कितना है, वो आपके पहले पर है, वाराणसी जो है वो आपके दूसरे पर है। बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा जो है वो भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, भारत के 5 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों में बहती है आपकी गंगा। गंगा की अगर हम बात करेंगे तो गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में गंगा जो निकलती है गंगोत्री से, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश जो करती है वो किससे करती है, बिजनौर से करती है। अब बदायूं के अंतर्गत गंगा का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश में बदायूं के अंतर्गत गंगा का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर बात हम करेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर हम बात करेंगे गंगा के किनारे शहरों की तो उसमें कौन सा होगा, उसमें बिजनौर होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, हमारा वाराणसी आपका दूसरा शहर होगा गंगा के किनारे। ठीक है, तो ये हमने देखा, यहाँ से गंगा की बात करी है। भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। तो हमने यहाँ से देख सकते हैं और भी कि गंगा जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र बनाती है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, बदायूं में। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे भारतवर्ष में तो सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र होगा हमारा हरिद्वार में। ओके, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है कि 2022 में वाराणसी में मालदिया स्थित विनायक प्लाजा में हुई इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक में IIA की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन कौन, आपके दीपक बजाज। दीपक बजाज ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। सिंपल सा प्रश्न है, इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप कह सकते हैं लखनऊ में किया गया। कहाँ पर किया गया, लखनऊ में किया गया। लखनऊ की जो स्थापना की थी वो 1775 में आसफ उद-दौला ने की थी। आसफ उद-दौला ने क्या करी थी, लखनऊ की स्थापना करी थी। अगर हम लखनऊ के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो लखनऊ को पहले हम कहते थे अवध, और अवध की स्थापना की थी शहादत खान ने। अवध की स्थापना किसने की थी, तो अवध की स्थापना की थी शहादत खान ने। और अवध का 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो अवध जो था वो 1857 क्रांति में बेगम हजरत महल के द्वारा रखा गया था, यानी कि भाग लिए थे। और अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसी राज्य को हड़पा था तो अवध को हड़पा था। उस समय जो अवध का शासक था वो बेगम हजरत महल का पुत्र यानी कि वाजिद अली शाह उस वक्त क्या थे, अवध के शासक थे। तो आप याद रखिएगा। तो एक्सपो कहाँ पर होगी हमारी, लखनऊ में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है प्रश्न हमारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व व लखीमपुर पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या कहा जाएगा, विकसित किया जाएगा। राइट है, तो हम कह सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क आपका हो गया, लखीमपुर हो गया और आपका पीलीभीत हो गया, यहीं पर विकसित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जो हमारे केंद्रीय वन व पर्यावरण जो मंत्री हैं वो कौन है आपके, वो आपके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव हैं आपके राज्यसभा एमपी राजस्थान से। तो राज्यसभा एमपी हैं आपके राजस्थान से। भूपेंद्र यादव राज्यसभा एमपी हैं आपके कहां से? राजस्थान से। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व कितने होंगे उत्तर प्रदेश में? चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो आपके लखीमपुर, जिसे हम कह सकते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, क्या है आपके? दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा हम कह सकते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर और हम यहां से बात करते हैं तो हम कह सकते हैं अभी नया बना आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। पहला टाइगर रिजर्व हमारा दुधवा नेशनल पार्क यानी कि लखीमपुर खीरी में है। अमनगढ़ की बात करेंगे तो अब वो आपके बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो पीलीभीत में है। रानीपुर की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है आपके रानीपुर, जो आपके कहां पर है? चित्रकूट में है। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो वर्तमान समय में हैं वो कितने हैं? आपके 4 हैं, जिसमें पहला हमारा क्या? लखीमपुर खीरी हमारा पहला टाइगर रिजर्व होगा यहाँ से। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही है और दुधवा आपके लखीमपुर खीरी में। और रानीपुर की बात करेंगे तो ये कहां पर है? आपके चित्रकूट में है। तो बाघों के संरक्षण की दृष्टि से बनाया गया आपके, अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे भारत में जो बाघों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 2967 क्या है बाघ है, जिसमें यूपी में कितने हैं? तो यूपी में है आपके 173। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो एमपी में है सबसे ज्यादा, जिनको हम कह सकते हैं 526। उसके बाद कहां पर है? तो उसके बाद कर्नाटक में है जो 524 है। कितने हैं आपके? 524 है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है वो कहां पर है आपके? वो है आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारी कहां पर है? तो उसके बाद है हमारी कर्नाटक में। ठीक है, अगर हम और भी बात कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था हमारे पास में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी। अगर पर्यावरण की बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। उसके बाद अगर यहां से बात करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1972 में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। उसके बाद अगर यहां से हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आया था वो 1992 में आया था। और भारत में उत्तर प्रदेश के मथुरा में चिरमुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के चिरमुरा में क्या बनाया गया था? पहला हाथी हॉस्पिटल बनाया गया था उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यानी कि पहला हॉस्पिटल है। गांव का नाम है आपके चिरमुरा। कहां पर है? आपके चिरमुरा में। ठीक है, तो हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री की बात हमने करी, जो हमारे वन व पर्यावरण से संबंधित जो मंत्री हैं उनको हम क्या कहते हैं? भूपेंद्र यादव कहते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा यहां से। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा परियोजना के लिए मिशन के तहत राज्य में सीवरेज प्रबंधन सहित 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 4 जिलों में हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं व मिर्जापुर, यानी कि हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, मिर्जापुर में जैव विविधता पार्क स्थापित करने की भी मंजूरी प्रदान की है। तो कितनी योजना की? 8 की, जिसमें उत्तर प्रदेश में आपके 4 ये हैं। आपकी मिर्जापुर में क्या होगा? मोहनपुर बायो रिजर्व होगा। बुलंदशहर में रामघाट होगा।
हापुड़ में क्या होगा, आलमगीर होगा, और बदायूं में क्या होगा, उद्यानी आपके होगा। बात कर लेते हैं जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। जैव विविधता जो दिवस है हमारा वो हम कब बनाते हैं, 22 मई को बनाते हैं। अगर प्रश्न कई बार बनता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो अगर घाटों के हिसाब से पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। उसके बाद अगर पूछता है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि पश्चिमी घाट की अगर पहले हम बात कर लेते हैं तो पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता। उसके बाद बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करता है किस घाट में पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है। अगर पूछता है किन वनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर पूछता है कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम की अगर हम बात यहां से करते हैं कि सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम जो जैव विविधता होती है वो कहाँ पाई जाती है, आपके ध्रुवों पर पाई जाती है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे कि जो जैव विविधता है वो किस घाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो शांत घाटी, जिसे हम बोल सकते हैं साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा जो है वो क्या पाई जाती है, आपकी जैव विविधता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं शांत घाटी। आपके कहां पर है, ये आपके केरल में है। कहां पर है, ये आपके केरल में है। तो केरल की जो शांत घाटी है उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर हमें पूछा जाएगा कि किस राज्य में, तो केरल में। अगर पूछा जाएगा कहां पर, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सबसे कम कहां पर, तो सबसे कम कहां पर, आपके ध्रुवों में जैव विविधता पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इसके लिए 4 पार्क बनाए गए हैं, यानी कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, मोहनपुर में बनाया गया, बुलंदशहर में बनाया गया, हापुड़ में बनाया गया, आलमगीर में, और उद्यानी में आपका बनाया गया है। राइट, तो ये हमारा प्रश्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20वीं जागृति यादव, यानी कि 20 वर्षीय, किसकी बात कर रहे हैं, जागृति यादव की बात कर रहे हैं। तो 20 वर्षीय जो जागृति जो यादव हैं, एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रयोक्ता में भारत के संस्करण में भारत की एक दिन के लिए कौन बनी, ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी है। राइट, तो उच्चायुक्त बनी है हमारी। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय, क्या नाम है आपका, प्रोफेसर अजय कुमार सूद के साथ जागृति ने स्टीम, यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला व गणित में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करने वाली एक पुस्तक भी लॉन्च की है। तो प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश की वह महिला बताओ जो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त में उच्चायुक्त बनी है। 20 वर्षीय आपकी जागृति यादव। राइट होगा, हमारा राइट आंसर होगा ये। अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाते हैं, तो 28 फरवरी को बनाते हैं। प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाते हैं, तो 11 मई को आपका प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और इंजीनियरिंग डे कब बनाते हैं, तो 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे हम बनाते हैं। तो 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक पुस्तक को लॉन्च किया गया। ओके, तो जो हम ये भी पूछ सकते हैं कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अगर हम बात यहाँ से करें, तो अजय कुमार सूद के यहाँ आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं आपके भारत में, भारत सरकार के। चलिए देखते हैं, मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या नाम है भाई मेरे, योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री कौन है हमारे, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को सम्मान मिला था।
अगर बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत एक गांव होता है जिसको कहते हैं पंचुर ग्राम। तो पंचुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, राइट। तो पंचुर ग्राम में इनका पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ था, यानी कि उत्तराखंड में जन्म हुआ था। और अगर बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम क्या था, अजय बिष्ट। अजय बिष्ट क्या था, इनके बचपन का नाम था। और आज उत्तर प्रदेश के 11वें नंबर के सीएम है। 2017 में इन्होंने पहली बार शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो योगी आदित्यनाथ जी को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मीडिया समूह के द्वारा दिया था। जो भारत सरकार में जो मीडिया है हमारा, वो भारतीय संविधान का चौथा पिलर होता है। तो संविधान के अंतर्गत चौथा पिलर हमारा क्या होता है, मीडिया होती है। तो और भी 3 पिलर हमारे होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। तो ये भारतीय संविधान के 3 पिलर हैं आपके। और चौथा पिलर हमारा क्या है, मीडिया, राइट। अगला प्रश्न है कि धान खरीद नीति और प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। धान खरीद नीति और आपके प्राकृतिक कृषि बोर्ड का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। धान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा धान होता है वो कहाँ होता है, आपके वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। अगर हम बात करेंगे कि जो धान का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, तो आपके लूहरादेव या कह सकते हैं कोल्डी हवा से धान का जो साक्ष्य है वो हमको मिलता है। धान के प्राचीनतम अगर साक्ष्य की बात करें तो कोल्डी हवा, और आपके लाहौरा देव से क्या मिलता है हमको, धान का साक्ष्य मिलता है हमको। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में कूड़े से सीएनजी का प्लांट लगाया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ होगा, गाजियाबाद होगा और क्या होगा आपका प्रयागराज होगा। कि उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन सीएनजी प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। सीएनजी की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होती है हमारी एलपीजी, फिर होता है हमारा सीएनजी, और एक हमारी होती है एज ए नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक गैस, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनता है हमारे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस से, और बन सकता है हमारे सीएनजी से। तो सीएनजी का जो प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में 3 शहरों में लगाया जाएगा। आपका कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, आपका लखनऊ में, गाजियाबाद में और प्रयागराज में आपका प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एलपीजी का मुख्य अवयव जो है वो क्या है, आपके ब्यूटेन है। सीएनजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, आपके मीथेन है। और प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो भी आपके कहाँ पर है, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी क्या होगा, हमारा मीथेन होगा। हम कह सकते हैं कि जैसे अगर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया केमिकल फार्मूला क्या है, तो C4H10 CH4 और CH4, ये क्या है हमारे केमिकल फार्मूला की श्रेणी में आपके आते हैं, राइट हमारा। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो आपका है वो गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा, आपका गोमती नदी के किनारे होगा लखनऊ, राइट। गाजियाबाद अभी मैंने आपको बताया हिंडन नदी के क्या है, किनारे है गाजियाबाद। प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे तो आपके गंगा यमुना सरस्वती के किनारे आपका होगा प्रयागराज। तो देखिएगा गोमती नदी, तो गोमती नदी के किनारे आपका सुल्तानपुर भी है, और जिसे हम पूर्व का सिराज कहते हैं, यानी कि जौनपुर भी क्या है, गोमती नदी के किनारे है। पीलीभीत भी किस नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे है आपका। ठीक है, तो कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं जो गोमती नदी से संपर्क रखते हैं। ठीक है, तो आप यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है हमारी, जिसका मुख्य अवयव क्या होगा, आपका ब्यूटेन, इसका मुख्य अवयव होगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे तो सीएनजी क्या होगी, मीथेन होगा मुख्य अवयव। और नेचुरल गैस की बात करेंगे तो मीथेन हमारा मुख्य अवयव होगा।
फार्मूले से भी आ सकता है, तो C4H10CH4, CH4 हमारे क्या है फार्मूले हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हिंदी में हम बोल सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस हम इसको बोल सकते हैं। तो 3 शहरों में सीएनजी का प्लांट लगाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करा उत्तर मध्य रेलवे हुआ 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का 5वां जोन बन गया है। करा उत्तर मध्य जो रेलवे है वो 100% विद्युतीकरण हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी से अब चलेंगी रेलगाड़ियां 100%। कौन सा देश का बना है, तो देश का कितना बना है, देश का बना है 5वां। उससे पहले वर्तमान में देश के 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। तो सभी दिशाओं में फैले हुए भी हैं हमारे, यहाँ से सभी दिशाओं में फैले हुए भी हैं हमारे जो जोन है वो आपके सभी दिशाओं में यहाँ से फैले हुए भी। चलिए यहाँ से सभी दिशाओं में फैले हुए भी हैं हमारे। ठीक है, बात करते हैं कितने रेलवे जोन है, आपके 18 रेलवे जोन है, यहाँ से सभी दिशाओं में फैले हुए भी हैं। कह रहे हैं कि अभी 4 पूर्वी तटीय रेलवे जोन यानी कि भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन और दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन जो हैं वो परिपूर्ण क्या है, विद्युतीकरण थे। ये देखिए 4 जो है वो विद्युतीकरण। उत्तर मध्य रेलवे वर्तमान स्वरूप में 1 अप्रैल 2023 को अस्तित्व में आया था। एक गलत है, 2012 से अस्तित्व में आया था। कब से आया था, 2012 से क्या था, अस्तित्व में आया था। बात करते हैं कि 18 जोन, तो अगर हम देखेंगे कि उत्तर की साइड में क्या होगा, तो दिल्ली, सेंट्रल कहाँ होगा, दिल्ली। दक्षिण की साइड में अगर देखेंगे तो आपका चेन्नई, किस जगह पर होगा, आपकी चेन्नई पर होगा। अगर हम इधर साइड में देखेंगे तो आपका कोलकाता, और इस साइड में अगर हम देखेंगे तो आपके क्या होंगे, बम्बई। कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे, यहाँ से हम ये बना सकते हैं कि आपका जो उत्तरी जो रेलवे जोन है वो कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है। पूर्वी की बात करेंगे तो कोलकाता में है। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो बम्बई, दक्षिण की बात करेंगे तो चेन्नई। बट अगर यहाँ से बात अगर हम करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा जो हो गया जी आपका नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट हो गया। तो अगर हम बोल सकते हैं पूर्वोत्तर, कि पूर्वोत्तर जो हमारा रेलवे जोन है वो हमारा कहाँ है, वो आपके गोरखपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। इलाहाबाद बोल दें या हम इसको बोल सकते हैं प्रयागराज, तो कहाँ पर है, प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक तो पूर्वोत्तर का जो मुख्यालय वो आपके गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी तटीय मुख्यालय। तो दक्षिणी तटीय अभी नया जोन बना है, 18वां जोन है बनने वाला, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके विशाखापट्टनम में। इसका जो मुख्यालय होगा वो आपके कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं जो आपके पूर्वोत्तर यानी कि गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो आपके कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। राइट, चलिए अगला प्रश्न करा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, कौन, दुर्गा शंकर मिश्रा ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के 81 मोस्ट इंपोर्टेंट है वार्षिक अधिवेशन की तैयारियां की समीक्षा की है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस का 81 संशोधन, यानी कि संशोधन नहीं कहेंगे, यानी कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, तो 81 कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लखनऊ है उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, आसफ उद दौला ने क्या करी थी, स्थापना करी थी, किसकी, लखनऊ की। राइट, अगर हम यहां से बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर हम यहाँ पे कर दें कि भारतीय सड़क कांग्रेस की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर हम कर देते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं
आईएनसी की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी आईएनसी की। स्थापना कहां पर हुई थी? आपके पुणे यानी कि मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी। ठीक है, आईएनसी की। तो अध्यक्ष जो कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, यानी कि संस्थापक थे। ठीक है, हम देखेंगे विस्तृत चर्चा में आईएनसी को। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को देखा तो 81 इसका क्या था? एडिशन था। तो पेपर में एडिशन पूछा जा सकता है आप लोगों से। कारण निजी क्षेत्र की फर्मों का उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में 19,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है 19,000 करोड़ रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं जो निजी फर्मों में उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में जो बढ़ावा देगा वो कितना देगा? आपका 19,000 करोड़ रुपए क्या देगा? बढ़ावा देगा। अगर हरित ऊर्जा के मामले में अगर हम विश्व का सबसे अच्छे देश की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपके क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो हरित ऊर्जा के मामले में सबसे पहले पायदान पर है। तो प्राकृतिक स्रोतों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम हरित ऊर्जा की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में फोरेंसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन डिटेक्शन मशीन का शुभारंभ किया है। तो पैथोजेनिक मशीन इन्होंने लगाई है उत्तर प्रदेश के किसमें? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर्स डे की, लेकिन चिकित्सा दिवस की अगर हम बात करते हैं 1 अगस्त को क्या बनाते हैं? हम चिकित्सा दिवस बनाते हैं। 1 अगस्त को हम मनाते हैं चिकित्सा दिवस हम बनाते हैं। राइट होगा। उसके बाद है कि 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है? तो उत्तर प्रदेश आपके 8वें पायदान पर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा एक प्रश्न आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? आपके 8वें स्थान पर है। तो पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पर क्या है? आपके महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर बात करेंगे तो क्या है? आपके तमिलनाडु है। तो दूसरे स्थान पर आपका क्या होगा? तमिलनाडु होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे स्थान पर क्या होगा? गुजरात होगा। और 8वें स्थान पर क्या है? आपके उत्तर प्रदेश है। तो 8वें स्थान पर हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश आपके 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 8वें स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, गुजरात क्या है? आपके तीसरे पायदान पर आपके आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे, यानी कि हमने इसमें देखा था अक्टूबर की करंट अफेयर्स को। अगर आपने पिछली वीडियो सितंबर करंट अफेयर्स को नहीं देखा है जो हमारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आप उसको कृपया देख लें अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है। ठीक है, अभी हम कल मिलेंगे आपके साथ नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के साथ में, फिर दिसंबर और जनवरी भी 2023 की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विशेष दिस वीक हमारा ये रहेगा। ठीक है, आपके पेपर भी आगे आ रहे हैं, जैसे वीडियो का हो गया, आपका पीसीएस का हो गया, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है आपके लिए, तो आप कृपया उसको देखते रहें। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से आपकी नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के साथ में। ओके।